नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ अध्याय का हिंदी अनुवाद हमने अपनी गत वीडियो में किया। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं चतुर्थ अध्याय के अभ्यास कार्य को अर्थात प्रश्नोत्तर। तो वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। एकः श्रृगालः इति गीतस्य सा अभिनयं कक्षायां गानं कुर्वन्तु। एक श्रृगाल ऐसा इस गीत का अभिनय सहित, स मैंने साथ, अभिनयम मैंने अभिनय के साथ कक्षा में गान करिए। तो ये आप अपनी कक्ष में करिए, अपने अध्यापक अपनी अध्यापिका से कहें कि इस गीत को अभिनय के साथ आप सब बच्चों से बुलवाएं, आपके साथ मिलकर के इसमें आनंद लें। चलिए हम चलते हैं आगे के प्रश्न पर। अध प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद अथवा दो पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कह वनम गच्छति, कौन वन को जाता है? तो कौन गया था वन को? श्रृगालः। श्रृगालः काम पश्यति, श्रृगाल ने क्या देखा? द्राक्षालताम, क्या देखा? द्राक्षालताम यानी अंगूर की बेल को। श्रृगालस्य मुखे किम जायते, श्रृगाल के मुख में क्या आ गया? क्या होता है एकदम से? रसः, अर्थात तत्क्षण तन्मुखे रसः जायते, कि उसके मुख में पानी आ गया था। किसको देखकर? अंगूर की बेल और अंगूर के फलों को देखकर। श्रृगालः किम पश्यति। अब जैसे ही आपने यह प्रश्न पढ़ा होगा आपको लगा होगा अभी तो यह प्रश्न आया था, फिर से आ गया। लेकिन अगर आप एक अंतर देखिए, श्रृगालः काम पश्यति, श्रृगालः किम पश्यति। ठीक है, अब अंतर क्या है? यहाँ पे जो काम है ये स्त्रीलिंग का स्वरूप है, स्त्रीलिंग शब्द है, और यहाँ किम है नपुंसकलिंग में। किस स्वरूप में? नपुंसकलिंग स्वरूप में। अब इनके उत्तर भी उसी आधार पे देने थे। यहाँ पे अगर आपने देखा हो, हमने उत्तर दिया है द्राक्षालताम, अंगूर की बेल, तो वो स्त्रीलिंग में बेल हो गई, और उस पर अंगूर के फल, फल नपुंसकलिंग में होते हैं सदैव, तो अंगूर के फल यहाँ किम के जब आया तो हमने प्रश्न का उत्तर दिया द्राक्षाफलम, और जब काम का प्रश्न आया तो हमने उत्तर दिया द्राक्षालताम। तो ये बहुत ध्यान से करिएगा, आप इसको समझिएगा। फिर है द्राक्षाफलम पुत्र दृश्यते, द्राक्षाफल यानी अंगूर के फल कहाँ दिखाई दिए? लताओं के ऊपर, जो अंगूर की लताएं थी, बेल थी, उसके ऊपर। तो उत्तर हो जाएगा लतासु ऊपरी। किम श्रृगालः पुनः पुनः उत्पत्ति, क्या श्रृगाल पुनः पुनः अर्थात बार बार उत्पत्ति कूदता है? अब यहाँ पे हमें आम या न में उत्तर देना है कि हाँ या ना, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या श्रृगाल बार बार कूदता है? हाँ, वह बार बार कूदता है, इट्स ट्रू। तो हम क्या लिख देंगे? आम। उसके पश्चात किम श्रृगालः द्राक्षाफलम प्राप्नोति, क्या श्रृगाल को द्राक्षाफल यानी अंगूर के फल प्राप्त होते हैं? नहीं, इट्स फॉल्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? न। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। फिर आपके प्रश्न है अध प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी पूरा वाक्य हमें लिखना है। श्रृगालः कथम वनम गच्छति, श्रृगाल किस प्रकार से वन में जाता है, यानी कैसा होता है जब वह वन में जाता है। तो श्रृगालः पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, प्यासा और भूखा वन में जाता है। ठीक है। वनम गत्वा श्रृगालस्य किम जायते, वन जाकर श्रृगाल क्या हो जाता है, यानी कैसा हो जाता है, किस प्रकार की उसकी स्थिति हो जाती है। तो श्रृगालः श्रांते जायते खिन्नः जायते, यानी वो थक जाता है, थका हुआ हो जाता है, और खिन्न अर्थात दुखी हो जाता है। श्रृगालः द्राक्षाफलम कुत्र पश्यति, श्रृगाल द्राक्षाफल अर्थात अंगूर के फल कहाँ देखता है? तो वो कहाँ देखता है? अंगूर की बेल पर। यानी श्रृगालः द्राक्षाफलम लतासु ऊपरी पश्यति, लताओं के ऊपर देखता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी पुस्तक में इस उत्तर को लिख लीजिए। तत्पश्चात हम आगे के प्रश्न पर चलते हैं। आगे आपके प्रश्न दिए हैं द्राक्षाफलम दृष्ट्वा कस्य मुखे रसः जायते, द्राक्षाफल अंगूर के फलों को देखकर किसके मुख में पानी आ गया, किसके मुख में रस आ गया। तो हम कहानी किसकी पढ़ रहे थे? श्रृगाल की। तो उत्तर लिख देंगे द्राक्षाफलम दृष्ट्वा श्रृगालस्य
मुखे रसः जायते, कि अंगूर के फलों को देखकर श्रीगाल के मुंह में पानी आ गया, श्रीगाल के मुंह में रस आ गया। अंते श्रीगालः किम वदति, अंत में श्रीगाल ने क्या कहा, यानी जब उसे अंगूर नहीं प्राप्त हुए, उसने बार बार कूद कर उसको खाने का प्रयास किया किंतु प्राप्त नहीं हुए, तो अंते श्रीगालः वदति आम्लम द्राक्षाफलम आम्लम द्राक्षाफलम, कि अंगूर के फल खट्टे हैं, अंगूर के फल खट्टे हैं। इस प्रकार से आपके यह प्रश्न पूर्ण होते हैं। चलते हैं आगे। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ कुछ जानने योग्य जानकारी दी जा रही है जिसे हम समझने का प्रयत्न करते हैं। अस्मिन् पाठे जायते लभते पलायते इति एतादृशानि क्रियापदानि सन्ति। इस पाठ में जायते लभते पलायते ये शब्द आए थे, जहां पे हमने अर्थ लिया था जायते अर्थात होता है, लभते अर्थात प्राप्त होता है, पलायते अर्थात भाग जाता है। तो इस प्रकार के क्रियापदानी हम पहले भी एक शब्द पाठ में बात कर चुके हैं। क्रियापद अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया शब्द अर्थात क्रियापद कहते हैं। तो ये सब क्या है, क्रियापद हैं, क्योंकि इससे जाने की क्रिया, प्राप्त होने की क्रिया, भागने की क्रिया, इस प्रकार से। ठीक है। एतादृशानां क्रियापदानां पदानां रूपाणि लट लकारे कथम भवन्ति इति पश्यामः। इन क्रियापदों के रूप लट लकार में कैसे होते हैं, आइए देखें। अब अगर आप इनको देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या, आइए बताती हूँ। यहाँ पे पहले तो ये देखें प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष। सबसे पहले तो यहाँ प्रथम पुरुष गलत शब्द लिखा हुआ है, फिर से यहाँ आएगा उत्तम पुरुष। क्या आएगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। अब आप देखें तो लभते लभेते लभंते लभसे लभेथे लभे लभद्वे लभे लभावहे लभामहे। आपको कुछ याद आ रहा है? लट लकार में हम पूर्व के जो पाठ हैं या पूर्व की कक्षा अगर कहें, छठी कक्षा में हम पढ़कर आए होंगे, पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठाव पठाम। अगर लब की भी बात कर लें तो हम कह सकते थे, कहेंगे नहीं कि लबती लबत लभंती लबसी लबत लबत, नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो लभ धातु है, लभ जो धातु अर्थात क्रिया है, ये आत्मनेपदी है। अब चलते हैं, पहले तो इसको समझते हैं कि ये क्या है आत्मनेपदी और क्या होता है धातु, एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, पहले इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये वैसे तो ग्रामर का पोर्शन है, बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी आपके लिए जितना जानना जरूरी है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये ऐसा स्वरूप क्यों दिया गया है, उतना हमें समझना आवश्यक है। ठीक है, पहली बात, क्रियापद। क्रियापद जिनके किस आधार पे रूप चलते हैं, हम बहुत बार बात कर चुके हैं, धातु रूप होते हैं। क्या होते हैं? धातु रूप होते हैं। अब जो धातु है वो संस्कृत में मुख्य रूप से दो, लेकिन वैसे तीन प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, कैसे? पहली है परस्मय पद। क्या है? परस्मय पद। दूसरी की अगर बात करूं तो है आत्मनेय पद। आत्मनेय पद, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा नोट कर लें, आत्मनेय पद। और तीसरी है उभय पद। ठीक है, उभय पद। वैसे ये दो इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा तो इसी के साथ शामिल हो जाएगा, कैसे बताती हूँ। परस्मय पद, आत्मनेय पद, उभय पद। पर का मतलब दूसरा, आत्मन, आत्मन का मतलब आत्म अर्थात अपना। अब इसको ऐसे समझिए, वह क्रियाएं जिनका सीधा सीधा फल, यानी जिन क्रियाओं का प्रत्यक्ष परिणाम प्रत्यक्ष फल अगर दूसरे पर पड़ रहा है तो वो क्रिया कहलाएगी परस्मय पद। जिन क्रियाओं का सीधा सीधा प्रत्यक्ष फल खुद पर पड़ रहा है तो वो कहलाएगी आत्मनेय पद। और जिनका दोनों पर पड़ सकता है, दोनों प्रकार से उसको प्रयोग में लिया जा सकता है, वो कहलाती है उभय पद। उभय का अर्थ होता है दोनों। ठीक है, उभय का अर्थ होता है दोनों। तो इसको ऐसे समझे, वे क्रियाएं जिनका सीधा अर्थात प्रत्यक्ष परिणाम, प्रत्यक्ष फल परस्मय अर्थात दूसरे पर पड़ता है उसे कहते हैं परस्मय पद की क्रिया, खुद पर पड़ता है उसे कहते हैं आत्मनेय पद की क्रिया, और दोनों पर पड़ सकता है उसे कहते हैं उभय पद की क्रिया। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। परस्मय पद की क्रिया, मान लीजिए कि
खाने की क्रिया, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, खाते हैं, ठीक है, खाने की क्रिया। अब आप कहेंगे खा तो हम रहे हैं, खा तो हम रहे हैं, तो खाने का सीधा सीधा प्रत्यक्ष असर हम पर पड़ रहा है, तो खाने के लिए हम खा से जो है खाद धातु, उसका आत्मनेपद का रूप चला सकते हैं? नहीं। खाने की क्रिया में सबसे पहला जो प्रत्यक्ष परिणाम है वो किस पर पड़ रहा है? खाने पर। खाना खत्म हो रहा है, खाना खत्म हो रहा है, आप पर तो बाद में पड़ेगा, उससे पहले खाना ही खत्म हो जाएगा। तो खाने पर प्रत्यक्ष उसका असर दिखाई देता है, इसलिए खाद धातु परस्मै पद की कहलाएगी, ठीक है। अब उसी खाने का असर आप पर पड़ रहा है, बढ़ कौन रहा है? बढ़ने की क्रिया किसकी हो रही है? हमारी, ठीक है, हम बढ़ रहे हैं, वर्ध धातु हम आत्मनेपद में ले सकते हैं कि एक बच्चा बढ़ रहा है, हम बढ़ रहे हैं, उस खाने को खा के पोषण हमें मिल रहा है, तो वो असर सीधा सीधा बढ़ने की क्रिया अगर बात करें तो वो हमारी हो रही है, वो आत्मनेपद में जाएगी। मुझे लगता है आपको इतने से थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि धातु मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, परस्मैपद, आत्मनेपद, लेकिन जो दोनों का मिश्रण हो वो उभयपद भी होती है, ठीक है। तो हम जो पहले धातु रूप पढ़ के आए हैं वो परस्मै पद के पढ़ के आए हैं, जिसमें हम कहते हैं पट्टी पठत पठंती, पटसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम। लेकिन यहाँ पे जो धातु रूप दिए हैं ये आत्मनेपद के हैं। किसके हैं? आत्मनेपद के। तो आत्मनेपद के रूप थोड़े से अलग तरीके से चलते हैं। तो एक धातु रूप ऐसे हो जो आप परस्मै पद के याद कर ले, आपने कर ही लिए होंगे पढ़ के, है ना। और एक धातु रूप ऐसे याद कर लें जो आत्मनेपद के हों, तो आप दोनों प्रकार की क्रियाओं के धातु रूप इन द फ्यूचर आप बना पाएंगे बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे हमें समझाने के लिए एक लब धातु का जो रूप है वो दिया गया है, किसमें? लट लकार में। ये भी मैं आपसे पहले बात कर चुकी हूँ। लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? वर्तमान काल के लिए। लट लकार वर्तमान काल, जैसे आप टेंस करते हो ना, प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे संस्कृत में प्रेजेंट टेंस के लिए क्रिया कहाँ से लेके आते हैं? लट लकार वाले रूप से लेके आते हैं, ठीक है। अब लभते, लभेते, लभंते, लब से, लभे थे, लभे, लब्धवे, लभे, लभावहे, लभामहे। मुझे लगता है आपको वैसे पढ़ने में इजी लगा होगा, समझ भी आ गया होगा, याद भी आप कर लेंगे। बस इतना है कि ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है वर्तमान काल में। अब चलते चलते एक चीज यही बता देती हूँ, जिससे आगे के जो भी आपके प्रश्न होंगे उनके उत्तर आप खुद चुन पाएंगे, खुद निकाल पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा प्रथम पुरुष कहाँ प्रयोग करना है, मध्यम पुरुष कहाँ प्रयोग करना है, उत्तम पुरुष का प्रयोग कहाँ करना है, तो आप कैसे चुन पाएंगे कि इसमें से कौन से शब्द का प्रयोग हम करें, ठीक है। हालांकि मैं छठी कक्षा की वीडियोस में ये बता चुकी हूँ, लेकिन जो बच्चे मुझसे अब जुड़े हैं उनके लिए फिर से ये थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं। आप इंग्लिश में टेंस करते होंगे और टेंस करते समय आप पर्सन का जो प्रयोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करते हैं ना। फर्स्ट पर्सन इट मीन्स आई, सेकंड पर्सन इट मीन्स यू, एंड थर्ड पर्सन इट मीन्स ही और शी, ठीक है। अब आपको यहां क्या करना है? आपको यहां ये करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके आगे लिख दो एक बार। कैसे? थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। बात समझ में आई? थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। अब क्या होगा? जब ही और शी के लिए यानी थर्ड पर्सन के लिए कोई क्रिया लगानी होगी कि वह प्राप्त हुआ, उसने, ठीक है, तब हम किस में से लेंगे? प्रथम पुरुष वाली लाइन में से। और वो सिंपल सी बात है कि एक के लिए प्रयोग होगा तो एक वचन ले लेंगे, दो के लिए प्रयोग होगा तो द्विवचन ले लेंगे, और बहुवचन बहुत सारे के लिए होगा तो बहुवचन का प्रयोग ले लेंगे। सेकंड पर्सन के लिए अगर बात होगी, ठीक है, कि तुमने प्राप्त किया, तुम्हें प्राप्त हुआ, इस प्रकार से अगर बात होगी तो हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। तुम अगर एक को कह रहे हैं कि तुम्हें प्राप्त हुआ तो हम एक वचन ले लेंगे। हम कहेंगे तुम दोनों को प्राप्त हुआ तो हम द्विवचन ले लेंगे। हम कहेंगे तुम सबको प्राप्त हुआ तो हम बहुवचन ले लेंगे। फिर उत्तम पुरुष की अगर बात करेंगे तो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, ठीक, यानी मैं, मुझे प्राप्त हुआ, मैं, तो उत्तम पुरुष का एक वचन। हम दोनों, मेरे साथ एक और है, हम दोनों, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन। और हम सब मिलकर के उत्तम पुरुष का बहुवचन बनेंगे। हम सब कब? जब मैं खुद को भी अपनी उस बात में, उस चीज में इंक्लूड कर रही हूँ,
समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करेंगे। अब इसका जैसे जैसे आप प्रयोग करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे लेके चलना है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊपरी प्रदताम मंजुषाम दृष्ट्वा रिक्त स्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखन्तु। ऊपर दिए गए जो भी पद हैं और उनको नीचे से मिलान करते हुए देखकर रिक्त स्थानों की उचित क्रियापद से पूर्ति करनी है। यानी हमें जो आत्मनेपद पद का ये लट लकार का स्वरूप दिया है, इस स्वरूप को देखते हुए समझते हुए हमें नीचे दिए गए इन्हें पूरा करना है। वंदते, अब वंदते दिया है यानी वंद धातु है। वंदते अर्थात लभते के स्वरूप में हमें दे दिया। तो जैसे है लभते लभेते लभनते, हम कर देंगे वंदते वंदेते वंदनते। ठीक, फिर वंद से वंदेथे वनध्वे, इस प्रकार से वंद से वंदेथे वंदध्वे। फिर लभे लभा वहे लभा महे, तो हम कर देंगे वंदे वंदा वहे वंदा महे। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से पलायते का कर देंगे पलायते पलायते पलायन्ते, पलायसे पलायथे पलायध्वे, पलाये पलावहे पलामहे। जायते का कर देंगे जायते जायते जायन्ते, जायसे जायथे जायध्वे, जाये जायावहे जायामहे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी पुस्तक में लिखिए और इसको याद करके समझने का प्रयत्न कीजिए। चलिए आगे के प्रश्न पर चलते हैं। फिर हमें दिया है उदाहरण अनुसारम एक वचन रूपम दृष्ट्वा द्विवचन बहुवचनानि रूपानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार एक वचन का रूप देखकर द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखने हैं। यानी हमें एक वचन दिया गया है, धातु बता दी कौन सी है और एक वचन स्वरूप बता दिया क्या है, तो हमें द्विवचन और बहुवचन बनाना है। अब जैसे आप देखें तो कंप यहाँ पे धातु है, कंपते हो गया, यहाँ कंपेते द्विवचन और कंपनते बहुवचन हो गया। ऐसे ही यहाँ वर्ध धातु, वर्धते अगर एक वचन है तो हम क्या कर देंगे वर्धेते द्विवचन और वर्धनते बहुवचन में डाल देंगे। उसके पश्चात यदि हम देखेंगे तो हमें दिया है वर्त धातु, वर्त धातु में वर्त से यहाँ किया। अब यहाँ ध्यान दो, वर्त से है, वर्त से का मतलब क्या हुआ, मध्यम पुरुष की पंक्ति दी है हमें। ठीक है, तो मध्यम पुरुष की अगर पंक्ति दी है तो यहाँ क्या हो जाएगा वर्ते थे, यहाँ क्या हो जाएगा वर्तध्वे। तत्पश्चात प्र प्लस काश, प्र यहाँ उपसर्ग है, काश यहाँ धातु है, तो प्रकाशते। अब अगर प्रकाशते है तो यहाँ पे प्रथम पुरुष की पंक्ति दी गई है प्रकाशते और प्रकाशनते। वंद धातु में वंदे, अब देखो आप वंदे क्या है, उत्तम पुरुष की पंक्ति दी है, उत्तम पुरुष की पंक्ति तो क्या हो जाएगा वंदा वहे वंदा महे। बस ये पहचान करनी होगी आपको। ठीक है, याच धातु में याचते दिया है तो याचेते याचनते प्रथम पुरुष की पंक्ति हो गई। तत्पश्चात लज धातु में लज से, यहाँ फिर मध्यम पुरुष दिया है तो लज्जेथे लजध्वे। उसके पश्चात वीक्ष धातु में वीक्षते प्रथम पुरुष की पंक्ति दी है तो विक्षेते और विक्षन्ते। सेव धातु में सेवे, यहाँ उत्तम पुरुष की पंक्ति दी है तो सेवा वहे सेवा महे। तत्पश्चात वंद धातु में हमें वंद से मध्यम पुरुष की पंक्ति भी दे दी, यहाँ पे वंद की दी थी प्रथम पुरुष की उत्तम पुरुष की पंक्ति और यहाँ दी है मध्यम पुरुष की पंक्ति, तो यहाँ हो जाएगा वंदे थे और वंदध्वे। यहाँ शुभ में शोभते, यहाँ हमें प्रथम पुरुष की पंक्ति दी है तो हम कर देंगे शोभेते और शोभनते। इस प्रकार से आप इसको भी अपनी पुस्तक में उतारे, समझें और इसको याद करने का प्रयत्न करें। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगामी प्रश्न पर। उदाहरणानुसारम वाक्य द्वयम लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार दो वाक्य लिखिए, दो वाक्य लिखने हैं। किस प्रकार से दो वाक्य, पहले उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा हमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ शत्रु शब्द दिया है, पलाय क्रिया दी है, पलाय का पलायन कर जाना। ठीक है, और इन्होंने पहला बनाया शत्रु पलायते, क्या बनाया शत्रु पलायते यानी शत्रु भाग जाता है। ठीक, समझ में आ गया। दूसरा इन्होंने दिया चोराहा, फिर पलाय धातु दी है, लेकिन यहाँ कुछ चेंज किया है, चोर रहा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुवचन स्वरूप दे रखा है। चोर राम के रूप याद करते हैं ना, राम रामौ रामहा, तो ये क्या है चोरह चोरौ चोरहा, अर्थात बहुवचन स्वरूप दे रखा है। तो बहुवचन दिया है तो यहाँ पलाय का क्या बन जाएगा, ये भी तो बहुवचन में जाएगा ना, ये बहुवचन में जाएगा तो क्या बन जाएगा पलायन्ते। ठीक है, इस प्रकार से हमें इन्होंने क्या किया, एक ही धातु के लिए कर्ता अलग अलग कर दिए और हमें दोनों वाक्य बनाने हैं। ठीक है, चलिए हम बनाने का प्रयत्न करते हैं। वृक्षः, वर्ध धातु के साथ वृक्षः, वृक्ष एक है तो वर्ध का हो जाएगा वर्धते। ठीक, अब बालहा, फिर से वही बात, बहुवचन स्वरूप है तो वर्ध का क्या कर देंगे वर्धनते। छात्रः, एक छात्र है तो वंद का वंदते, और भक्तः
बहुवचन स्वरूप है तो वंदन्ते। फिर वैद्य एक वचन है तो वीक्षते, वीक्ष धातु का वीक्षते। प्रेषकः बहुवचन स्वरूप हो गया तो वीक्षन्ते। कर्मचारी एक वचन स्वरूप है सेव का, सेवते। महिला बहुवचन है, ठीक है, तो हो जाएगा सेवन्ते। वृक्ष एक है कंप का, कंपते। और रुग्णः, रुग्णः अर्थात बहुत सारे रोगी जो बीमार हैं, रुग्णः बहुत सारे रोगियों की बात हो रही है तो कंप का कंपनते, बहुवचन स्वरूप हो गया। इस प्रकार से आप करते हुए एक वचन और बहुवचन स्वरूप बनाते हुए इन सेंटेंसेस को पूरा करेंगे। उदाहरणम दृष्ट्वा वाक्यानि उचित रूपैः पूरयन्तु। उदाहरण देखकर वाक्य की उचित रूप से, वाक्य को उचित रूप से पूरा करें। अब देखते हैं किस प्रकार का उदाहरण दिया, क्या चाहते हैं ये। शुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम जाय। अब यहाँ क्या किया इन्होंने, जाय जो क्रिया है, जो धातु स्वरूप है, उसको बनाने की बजाय हमें बता दिया कि ये धातु है, अब बनाओ, ठीक है। अब हम सेंटेंस अगर देखें कि शुनकम अर्थात कुत्ते को, दृष्टवा देखकर, बालकस्य बालक को, भयम भय, जायते जाय धातु का अर्थ होता है, तो होता है हम वर्तमान काल बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो बालकस्य, बालक कोई बालक हो सकता है, ना मैं हूं ना तुम है ना, यानी ना तो फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, यहाँ कौन है, थर्ड पर्सन। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको वो समझना बहुत जरूरी है, प्रथम पुरुष का प्रयोग कहाँ होना है, मध्यम पुरुष का प्रयोग कहाँ होना है, उत्तम पुरुष का प्रयोग कहाँ होना है। तो यहाँ प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, ही और शी की बात हो रही है ना, तो थर्ड पर्सन है बालक, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, प्रथम पुरुष का। अब एक बालक की बात हो रही है तो एक वचन प्रयुक्त कर लेंगे, तो जाय से क्या बन जाएगा, जायते। बाकी का सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, शुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम जायते। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, मूषकः मार्जारम दृष्ट्वा, मूषकः चूहा, मार्जारम बिल्ली को, दृष्ट्वा देखकर, पलाय मैंने भाग जाना, कि चूहा बिल्ली को देखकर भाग जाता है। अब यहाँ पे भी थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना तो मैं ना तुम, ना मैं भाग रही हूं ना तुम, ठीक है। तो यहाँ मूषकः थर्ड पर्सन भाग रहा है तो प्रथम पुरुष का एक वचन पलायते कर देंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। फिर है रात्रि काले मार्ग दीपः, रात्रि काल में मार्ग में दीप, दीपक, प्रकाश धातु है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर्सन तो थर्ड ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैं और तुम फर्स्ट सेकंड पर्सन की तो कहीं बात ही नहीं है, दीपकों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दें, ये दीपहा बहुवचन का प्रयोग लेना है, प्रथम पुरुष के बहुवचन का, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्रकाशनते, ठीक है। अहम देवम वंद, वंद यहाँ पे धातु है, मैं देवता की वंदना करता हूं या करती हूं, तो अहम, अब किसकी बात हो रही है, मैं की, किसकी बात हो रही है, मैं की, तो कौन से पुरुष से लेंगे, उत्तम पुरुष से लेंगे। और अहम मैं अकेले की बात हो रही है तो एक वचन लेंगे, ठीक है। तो वंदे, आप वंद की अगर आप ऊपर जाएंगे, हमने की भी थी वंद की पंक्ति पूरी, तो वहां पे आप देखेंगे तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या आएगा, वंदे। फिर है त्वम किमर्थम, तुम किस लिए, लज्ज, लज्जा करते हो या लज्जा कर रहे हो, तो लज्ज धातु यहाँ है। अब त्वम आ गया, त्वम यानी सेकंड पर्सन, त्वम यानी सेकंड पर्सन, तो मध्यम पुरुष से लेंगे, और मध्यम पुरुष से जब लेंगे तो लज्ज से। और हाँ, त्वम एक वचन है, तुम एक के लिए आया, ना तो तुम दोनों है ना तुम सब है, तो एक वचन के लिए है, तुम किस लिए लज्जा करते हो, तो क्या आ जाएगा, प्रथम मध्यम पुरुष का एक वचन आ जाएगा, त्वम किमर्थम, लज्ज से। फिर है वयम देशम, सेव आ गया धातु। अब देखिए वयम, वयम का मतलब हम सब। अब जब हम सब की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल, ठीक है, यानी उत्तम पुरुष में बहुवचन। बात समझ में आ गई। तो उत्तम पुरुष में बहुवचन का अगर स्वरूप सेव धातु का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेवा महे, ठीक है। इसी के साथ आपके ये प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो इस प्रश्न से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।